नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी प्रणाली की गहराई में उतर रहे हैं, गंगा नदी तंत्र। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम इस विशाल नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसके उद्गम से लेकर इसके रास्ते, सहायक नदियाँ, डेल्टा और हाँ, वो एक दिलचस्प चीज, इसका पूर्ववर्ती स्वभाव। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ आप कह सकते हैं पानी का बहाव नहीं है, ये एक पूरा जीवन तंत्र है। भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को आकार देता है, जीवन देता है। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है ना कि भारत की सबसे लंबी नदी असल में दो नदियों के मिलने से बनती है। चलिए ऐसे ही कुछ पहलुओं को छूते हुए आगे बढ़ते हैं। जरूर। देखते हैं कैसे ये ग्लेशियर से निकलकर सागर तक पहुंचती है और रास्ते में क्या-क्या अहम पड़ाव आते हैं। तो कहानी शुरू होती है ऊंचे पहाड़ों से, गंगोत्री ग्लेशियर, है ना? हाँ गोमुख। हाँ, गंगोत्री का गोमुख। लेकिन जैसा आपने कहा, वहां से जो धारा निकलती है वो असल में भागीरथी है। अच्छा, भागीरथी। तो फिर गंगा नाम कहाँ से आता है? गंगा नाम आता है देवप्रयाग से। देखिए, एक और मुख्य धारा है अलकनंदा। ओके। ये बद्रीनाथ के पास सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। ओके। और ये अलकनंदा रास्ते में कई नदियों से मिलती है जिन्हें पंचप्रयाग कहते हैं। उनका अपना धार्मिक महत्व है, पर मुख्य संगम होता है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का। तो देवप्रयाग में ये दोनों मिलकर गंगा बन जाती हैं। बिल्कुल, वहीं से ये गंगा कहलाती है। और फिर हरिद्वार का जिक्र आता है, जहां ये पहाड़ों से मैदानों में उतरती हैं। जी हाँ, हरिद्वार एक तरह से ट्रांजिशन पॉइंट है। यहाँ से गंगा का रूप बदलता है। वो पहाड़ों की तेज ढलान छोड़कर एक चौड़े पार्ट में मैदानों में बहना शुरू करती है। और फिर ये लंबा सफर शुरू होता है मैदानों का। उत्तर भारत के मैदानों से होते हुए हाँ, यूपी, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल की तरफ। राजमहल पहाड़ियों के पास से गुजरते हुए और फिर फरक्का के पास पहुंचकर ये थोड़ा बट जाती है। बट जाती है मतलब? हाँ, फरक्का में एक धारा हुगली बन जाती है जो दक्षिण में कोलकाता की तरफ जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, हुगली, कोलकाता वाली। वही। और जो मुख्य धारा है वो आगे चली जाती है बांग्लादेश में। और वहां, जैसा मुझे याद है, इसका नाम बदल जाता है। बिल्कुल सही। बांग्लादेश में घुसते ही गंगा बन जाती है पद्मा। पद्मा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे पद्मा मिलती है जमुना से। जमुना, ये कौन सी नदी है? जमुना असल में ब्रह्मपुत्र का ही नाम है बांग्लादेश में। वो तिब्बत से निकलकर असम होते हुए आती है। अरे वाह! मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र का महासंगम, ये तो जबरदस्त होगा। हाँ, बहुत विशाल संगम है ये। और फिर भी ये अंत नहीं है। ये पद्मा और जमुना की मिली हुई धारा आगे एक और नदी मेघना से मिलती है। और एक और मेघना। जी। और इस आखिरी संगम के बाद इस पूरे विशाल जलतंत्र को मेघना ही कहते हैं। और यही मेघना फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी जगह जहाँ इतना पानी और मिट्टी मिलती है, वहीं बनता है वो सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा। एकदम सही। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा, ये इन्हीं नदियों की लाई हुई मिट्टी मतलब गाद से बना है लाखों सालों में। ये सिर्फ सबसे बड़ा डेल्टा ही नहीं है, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल भी हैं। हाँ, सुना है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नदियां जमीन कैसे बनाती हैं, लैंडस्केप को कैसे बदल देती हैं। कमाल है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा पीछे आते हैं, गंगा को इतना विशाल बनाने वाली सहायक नदियों पर बात करते हैं। इनके बिना तो गंगा गंगा नहीं होती। पहले बाएं किनारे की नदियां लेते हैं, जो उत्तर से हिमालय से आती हैं। हाँ, बाएं किनारे की ज्यादातर नदियां हिमालयी हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। इनमें मुख्य हैं रामगंगा, गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, ये कन्नौज के पास मिलती है ना? जी, उत्तराखंड से निकलकर कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। पहली बड़ी सहायक नदियों में से एक। और घाघरा? इसके बारे में कुछ खास। घाघरा बहुत महत्वपूर्ण है पानी की मात्रा के हिसाब से। ये तिब्बत में मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। मैदानों में इसमें काली या शारदा नदी मिलती है और फिर ये छपरा बिहार में गंगा से मिल जाती है। काफी बड़ी नदी है ये। और गंडक और कोसी, कोसी के बारे में तो काफी सुना है, बिहार का शोक। हाँ, गंडक भी नेपाल हिमालय से आती है और पटना के पास सोनपुर में मिलती है। और कोसी, हाँ, ये अपने रास्ते बदलने और बाढ़ के लिए जानी जाती थी। होता क्या है कि ये पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे उतरती है और अपने साथ बहुत सारा मलबा, सिल्ट लाती है। वो मैदान में जमा होता जाता है और नदी को रास्ता बदलने पर मजबूर करता है। इसीलिए भयानक बाढ़ आती थी। अच्छा, ये वजह है। हाँ, अब काफी कंट्रोल किया गया है, पर चुनौती तो है।
और आखिर में महानंदा है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में मिलती है। ये बाएं किनारे की आखिरी मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, ये तो हो गई बाएं किनारे की। अब दाहिने किनारे पर आते हैं, जो दक्षिण से आती हैं। जी इसमें तो सबसे बड़ा नाम यमुना का ही है, जी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। बिल्कुल। यमुना अपने आप में ही एक बड़ी नदी है। ये भी हिमालय से ही निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदर पूंछ श्रेणी। और ये गंगा के लगभग पैरेलल चलती है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी से होते हुए। और फिर प्रयागराज में संगम। हाँ, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, बहुत ही पवित्र संगम माना जाता है ये। सही। लेकिन यमुना भी तो अकेली नहीं है, इसकी भी सहायक नदियां होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं। दाहिने किनारे से, मतलब दक्षिण से आकर मिलने वाली प्रमुख हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये ज्यादातर मध्य भारत के पठार से आती हैं। अच्छा, और बाएं किनारे से छोटी नदियां हैं, जैसे हिंडन, सिंगर, वरुणा वगैरह। आपने चंबल का नाम लिया। चंबल सुनते ही वो बीहड़ याद आते हैं, डाकुओं वाली फिल्में। क्या ये वही नदी है? हाँ हाँ, वही चंबल। ये मध्य प्रदेश में मऊ के पास मालवा पठार से निकलती है, राजस्थान, यूपी से होते हुए इटावा के पास यमुना में मिलती है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये अपने बीहड़ों के लिए बहुत जानी जाती है। ये बीहड़ बनते कैसे हैं? ये असल में मिट्टी का बहुत ज्यादा कटाव है, गली इरोजन जिसे कहते हैं। नदी और उसके छोटे छोटे नाले जमीन को इतनी गहराई तक काट देते हैं कि ऊबड़ खाबड़ घाटियां बन जाती हैं। खेती के लायक नहीं रहती जमीन। ये दिखाता है कि पानी जमीन को कैसे तराश सकता है। मतलब ये एक तरह का लैंडस्केप है जो नदी के कटाव से बना है। दिलचस्प। अच्छा, यमुना के अलावा और कौन सी मुख्य नदियां हैं दाहिने किनारे पर? सोन नदी का नाम भी आता है। हाँ, सोन भी एक प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है। कुछ लोग इसे यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दाहिनी सहायक नदी मानते हैं। ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ से, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक, वहां से तो नर्मदा भी निकलती है ना? बिल्कुल। वहीं से नर्मदा पश्चिम की तरफ बह जाती है और सोन उत्तर पूर्व की तरफ बह के पटना के पास आरा में गंगा में मिल जाती है। और एक और नदी का जिक्र है, दामोदर, लेकिन ये सीधे गंगा में नहीं मिलती। नहीं, ये सीधे गंगा में नहीं मिलती। दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी एक खास बात है कि ये एक रिफ्ट वैली, मतलब एक भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी? हाँ, मतलब जमीन के धंसने या खिसकने से बनी एक लंबी घाटी। ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। और हुगली, जैसा हमने पहले बात की, वो फरक्का में गंगा से अलग हुई धारा है। अच्छा, तो ये हुगली की सहायक नदी हुई, गंगा की नहीं। एक तरह से हाँ। और दामोदर को भी पहले बंगाल का शोक कहते थे। इसकी सहायक नदी बराकर है। अब दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के बांधों ने बाढ़ पर काफी कंट्रोल कर लिया है। समझ गए। तो हमने उद्गम देखा, मैदानों का सफर, बांग्लादेश में नाम बदलना, डेल्टा, और फिर सहायक नदियां रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी बाईं तरफ से, और यमुना, चंबल, सोन, दामोदर दाहिनी तरफ से या हुगली में। अब वो एक शब्द था, पूर्ववर्ती या एंटेसिडेंट। ये थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है, इसका क्या मतलब है गंगा के संदर्भ में? हाँ, ये भूविज्ञान का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। एंटेसिडेंट या पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जो जमीन या पहाड़ के उठने से पहले से बह रही थी। पहले से? हाँ, मतलब ये कि सोचिए, हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था लाखों सालों में, लेकिन गंगा जैसी कुछ नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज भी ऐसी ही हैं, वो इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठता गया, नदी नीचे की तरफ काटती गई और अपनी घाटी को गहरा करती गई। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि गंगा नदी हिमालय से भी पुरानी है? ये कैसे हो सकता है? हिमालय तो इतना ऊंचा है। भूगर्भीय समय के हिसाब से देखें तो हाँ, यही माना जाता है। ये नदियां हिमालय के बनने की गवाह हैं। उन्होंने उठते हुए पहाड़ों को काटकर गहरी खाइयां, गौज बनाए हैं। अच्छा। आप सोचिए, पानी की लगातार बहती धारा पत्थर के इतने बड़े पहाड़ों को काट सकती है। ये पानी की ताकत और समय की विशालता दिखाता है। और यही नदियां पहाड़ों से जो मिट्टी काट के लाती हैं, उसी से तो उत्तर भारत के मैदान और वो विशाल डेल्टा बना है। वाह! तो गंगा का पूर्ववर्ती होना सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये उसके पूरे बनने की प्रक्रिया और उसके असर को समझने की चाबी है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। मतलब नदी सिर्फ बहती नहीं, वो तो लैंडस्केप बनाती है, पहाड़ों को काटती है। तो इन सब जानकारियों को अगर हम समेटें तो गंगा नदी तंत्र की एक पूरी तस्वीर दिखती है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है,
बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक डायनामिक सिस्टम है। हमने देखा कैसे ग्लेशियर की धाराएं मिलती हैं, कैसे मैदान बनते हैं, डेल्टा बनता है, कैसे अलग अलग सहायक नदियां आकर मिलती हैं। हर एक की अपनी खासियत है, कहीं बीहड़, कहीं बाढ़। और हाँ, उसका वो पूर्ववर्ती होना, ये हमें बताता है कि प्रकृति की ताकतें कितने लंबे समय तक काम करती हैं। ये वाकई भारत के बहुत बड़े इलाके के लिए जीवन रेखा है। पानी, मिट्टी, संस्कृति, सब कुछ। तो आज हमने गंगा के इस लंबे सफर को देखा। गंगोत्री, भागीरथी और सतोपंत अलखनंदा से शुरू होकर देवप्रयाग में गंगा बनना, हरिद्वार से मैदानों में आना, फरक्का में बटना, बांग्लादेश में पद्मा बनना, फिर जमुना, ब्रह्मपुत्र और मेघना से मिलना और आखिर में सागर में समाना। हाँ, हमने सुंदरबन डेल्टा की बात की, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, और सहायक नदियों पर भी नजर डाली। बाएं किनारे की रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और दाहिने किनारे की यमुना, उसकी सहायक चंबल और उसके बीहड़, फिर सोन और दामोदर जो हुगली में मिलती है। और वो पूर्ववर्ती वाली बात भी समझी। हाँ, कि गंगा हिमालय से भी पुरानी है और उसने पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया है। ये सच में अद्भुत है। इस पूरी बातचीत से ना एक ख्याल मन में रह जाता है। हाँ, आप सोचिए जरा कि ये नदी लाखों साल पहले भी बह रही थी, जब वो अजीमो शान हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। और नदी ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे, इंच दर इंच, साल दर साल उन उठते हुए पहाड़ों को काटती रही, अपनी जगह बनाए रखी। ये हमें प्रकृति की ताकत और भूवैज्ञानिक समय की गहराई का एहसास कराता है ना? बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि पृथ्वी पर बदलाव कितने बड़े पैमाने पे और कितनी धीमी गति से, पर कितने निश्चित रूप से होते रहते हैं। वाकई, समय की विशालता और प्रकृति की निरंतर शक्ति, इस पर सोचने के लिए एक बहुत गहरा बिंदु है। इसी विचार के साथ गंगा नदी तंत्र पर हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।